हेलो बच्चों, SBN ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र। देखेंगे क्या होता है पाचन। पाचन में सबसे पहले पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल व खाद्य रेशे, ये पोषक तत्व हैं जिनका पाचन किया जाता है। इस क्रिया में ये यौगिक या अणु जटिल होते हैं, भोजन दीर्घ होते हैं और इनका सरलीकरण कर पाचन किया जाता है, यानी कि इन जटिल को सरल में बदला जाता है, दीर्घ को छोटे अणुओं में बदला जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? पाचन कहेंगे। ये पाचन क्रिया विभिन्न अंग व ग्रंथियों के माध्यम से संचालित होता है। तो इसमें जो हमारे अंग है, मुख्य, ग्रसनी, ग्रास नली, यकृत, आमाशय, अग्नाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, ये मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। और ये ग्रंथियां मिलकर के हम देखते हैं सबसे पहले मुख के बारे में। इससे पहले और जान लेते हैं कि जो पाचन क्रिया है उसमें जो शामिल अंग है वो सब मिलकर के आहार नाल का निर्माण करते हैं। ये सारे अंग मिलकर के मुख से लेकर के मल द्वार तक के आहार नाल का निर्माण करते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे मुख। मुख हमारा एक कटोरे नुमा अंग है। कटोरी नुमा, इसमें ऊपर और नीचे दो होंठ होते हैं जो भोजन को पकड़ने का काम करते हैं और मुंह को खोलने और बंद करने का काम करते हैं। खोलने व बंद करने। इसमें ऊपर और नीचे दो तालु होते हैं। ऊपर वाला कठोर होता है और नीचे वाला कोमल होता है। मुख की बात कर रहे हैं हम। मुख में 32 दांत होते हैं। 32 दांत जो ऊपरी जबड़े व निचले जबड़े में स्थित होते हैं। 32 दांत, 16। इसका दंत सूत्र भी होता है 2-1, 2-3 बटे हुए 2-1, 2-3 × 2। ये दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं। जबड़े में दांत जो होते हैं वो एक सांचे में स्थित होते हैं। इस सांचे को अपन मसूड़ा कहते हैं या गम। दांत और इस मसूड़े की स्थिति को गर्तदंती बोलते हैं। गर्तदंती। अब देख लेते हैं दांतों के प्रकार। तो दांत मनुष्य में द्विबार दंती व्यवस्था पाई जाती है, यानी कि जीवन में 2 बार दांत पाए जाते हैं। इसे ही बोलते हैं द्विबार दंती। अस्थायी दांत जिन्हें दूध के दांत भी कहते हैं। दूसरा है स्थायी दांत। अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है और स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। अब देखते हैं दांतों के प्रकार। तो पहला है कृंतक।
ये हमारे आगे के दांत होते हैं जो ऊपरी जबड़े में 4 और निचले जबड़े में भी 4, ये भोजन को कुतरने व काटने का काम करते हैं। भोजन को कुतरने व काटने का काम करते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, यानी कि कितने हो गए? 8 हो गए। फिर इसके बाद है रदनक। ये ऊपरी जबड़े में 2 और निचले जबड़े में भी 2 होते हैं, यानी कि इनकी संख्या 2 + 2 4 होती है। इनका काम है भोजन को चीरना फाड़ना। चीरना फाड़ना। तीसरा है हमारे पास अग्रचैवर्णक। अग्रचैवर्णक, इनकी संख्या 6 होती है, यानी कि ऊपरी जबड़े में 6 और निचले जबड़े में भी 6 होते हैं। इनका काम है भोजन को चबाना। भोजन को चबाना। 6 होते हैं, टोटल 12 हो गए। अब लास्ट है चैवर्णक। चैवर्णक का काम भी भोजन को चबाना है और इनकी संख्या ऊपरी जबड़े में 4 और निचले जबड़े में भी 4 होती है। इस प्रकार से हमारे टोटल दांत 32 होते हैं और जिनका कार्य अभी भी हमने देखा। अब हम देखते हैं ग्रसनी। पाचन तंत्र का दूसरा अंग है ग्रसनी। या मुख में और देख लेते हैं अभी थी। मुख में एक जिह्वा होती है, जो मुख के आधार तल से जुड़ी होती है। इस जुड़े हुए भाग को बोलते हैं फ्रेनुलम लिंगुअल। फ्रेनुलम लिंगुअल, जहाँ से ये भाग जुड़ा होता है, यानी कि जिह्वा मुख के आधार तल से जुड़ी होती है, उस भाग को हम बोलेंगे फ्रेनुलम लिंगुअल। एक पेशीय भाग होता है ये, और मुख में चारों ओर गति करती है। मुख में चारों ओर गति करती है। अब देख लेते हैं हम ग्रसनी। ग्रसनी क्या होती है? मुख गुहा जीभ और तालू के पीछे वाले भाग से एक कुप्पी नुमा संरचना से जुड़ा होता है। कौन? मुख गुहा। इसे ही हम बोलते हैं ग्रसनी। ग्रसनी में 2 नलियां जुड़ती है ग्रसनी से, जिसके अग्रभाग में श्वास नली और अधर भाग में आहार नली, यानी कि भोजन नली। ये ग्रसनी अपनी संरचना से ये सुनिश्चित करती है कि भोजन श्वास नली में नहीं जाए और वायु भोजन नली में नहीं जाए। इसके लिए इसमें उत्तकों से बना एक पल्ला होता है, जिसे घाटी ढक्कन कहते हैं। ग्रसनी 3 प्रकार की होती है। इसको 3 भागों में बांट दिया। नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और तीसरा हो गया कंठ ग्रसनी। एक बार दोबारा देखेंगे ग्रसनी के बारे में। ग्रसनी हमारी मुख गुहा को जीभ के लास्ट भाग से और तालू के लास्ट भाग से कुप्पी नुमा संरचना से जोड़ती है, जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी क्या करती है कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है
और वायु को भोजन नली में, आहार नली में जाने से रोकती है। इसका काम यह है कि ये मुख से भोजन को ग्रास नली में पहुंचाती है। अब हम देख लेते हैं ग्रास नली। ग्रास नली यह ग्रसनी से आमाशय तक फैली होती है। ग्रसनी से आमाशय, इसका कार्य यही है कि ग्रसनी से यह भोजन को आमाशय तक पहुंचाती है। इसमें कुछ भित्तियां होती है जो भोजन को गति प्रदान करती है। यह क्रमानुकुंचन गति है। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर लंबी है। दोबारा देखेंगे, ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है जो ग्रसनी से आमाशय तक फैली होती है और ये भोजन को ग्रसनी से आमाशय में पहुंचाती है। और इसमें कुछ भित्तियां होती है जो भोजन को गति प्रदान करती है। इस प्रकार की गति को हम कहेंगे क्रमानुकुंचन गति। ग्रास नली में कुछ श्लेष्मा ग्रंथियां भी होती है जो भोजन को लसदार बनाती है, लसदार बनाती है। इस प्रकार से हमने ग्रास नली पढ़ी। अब देखते हैं हम आमाशय। ये आमाशय है। आमाशय ग्रास नली के अंतिम भाग से शुरू होता है। अंतिम भाग से शुरू होकर छोटी आंत के ग्रहणी तक होता है। ये भोजन को स्टोर करता है और ये एक संकुचनशील या लचीली संरचना है जो लगभग 1 से 3 लीटर तक आहार को धारण करता है। लचीली संरचना है जो 1 से 3 लीटर तक आहार को धारण करता है। आमाशय को 3 भागों में विभक्त कर दिया। देख लेते हैं वो 3 भाग कौन कौन से हैं। पहला हो गया जठरागम भाग, दूसरा हो गया जठर निर्गमी भाग और तीसरा हो गया फंडिस भाग। जठरागम, देखिए जठरागम क्या होता है? आमाशय का वो भाग है जिसमें ग्रास नली आकर के जुड़ती है। और जठर निर्गमी भाग वो हो गया जो आमाशय का अंतिम भाग छोटी आंत के ग्रहणी से मिलेगा, यानी कि जुड़ेगा ग्रहणी से। और फंडिस भाग इन दोनों के बीच का भाग हो गया फंडिस भाग, ये वाला बीच वाला भाग। अब आमाशय में 2 अवरोधिनी या संकोचक पेशियां पाई जाती है। 2 अवरोधिनी पाई जाती है जिनको 2 भागों में अपन बांटेंगे। ग्रास नली अवरोधिनी, दूसरा हो गया जठर निर्गमीय अवरोधिनी।
ग्रास नली अवरोधनी का क्या कार्य है कि जो आमाशय में भोजन रहता है उसको ये ग्रास नली में जाने से रोकता है। ग्रास नली अवरोधनी का क्या कार्य है कि आमाशय में जो भोजन होता है उसको ये ग्रास नली में जाने से रोकता है और ये आमाशय और ग्रास नली को विभाजित करती है। अब देख लेते हैं जठर निर्गमीय अवरोधनी। इसका क्या कार्य है कि ये भोजन के अम्लीय माध्यम को आमाशय में जो होता है उसको ये छोटी आंत में निकास को नियंत्रित करती है। छोटी आंत में निकास को नियंत्रित करती है। इस प्रकार से अवरोधनी दो प्रकार की होती है, ग्रास नली अवरोधनी और जठर निर्गमीय अवरोध। दोनों के हमने कार्य देखे। अब हम पढ़ते हैं छोटी आंत। छोटी आंत आहार नाल का एक महत्वपूर्ण वह पाचन अंग है जिसमें सबसे ज़्यादा पाचन क्रिया संपूर्ण होती है। पाचन क्रिया संपूर्ण होती है और सबसे अधिक अवशोषण की क्रिया भी इसी में ही होती है। पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, वो क्रिया सबसे ज़्यादा छोटी आंत में होती है। इसकी लंबाई लगभग 7 मीटर होती है। 7 मीटर होती है। इसके भी 3 भाग हैं। इसको भी 3 भागों में विभाजित कर दिया। इसके 3 भाग है, घृणी, अग्र शुद्धांत्र और शुद्धांत्र। घृणी आमाशय के अंतिम भाग से जुड़ी होती है, जिसमें भोजन का पाचित रस अवशोषित होता है। अब इसके बाद लेते हैं अग्र शुद्धांत्र। इसमें ये छोटी आंत का मध्य भाग है जो बड़ा होता है। इसमें अवशोषण की क्रिया सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये अवशोषण क्रिया करने के लिए कुछ विशेष कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें आंत्र कोशिका कहते हैं। जिन्हें आंत्र कोशिका कहते हैं। अब इसका लास्ट भाग है क्षुद्धांत्र। इसमें भी अवशोषण की क्रिया होती है, लेकिन उनका अवशोषण होता है जिनका अवशोषण अग्र शुद्धांत्र में नहीं हो पाता है। जिनका अवशोषण यानी कि जिन पोषक तत्वों का अवशोषण अग्र शुद्धांत्र में नहीं हो पाता है, उनका अवशोषण शुद्धांत्र में होता है। और कुछ विशेष तत्व है जैसे पित्त, लवण व विटामिन, इनका अवशोषण शुद्धांत्र में होता है। अब हम देखेंगे बड़ी आंत। बड़ी आंत। बड़ी आंत में जीवाणु पाए जाते हैं, कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं जो किण्वन क्रिया द्वारा
भोजन के पाचन में मदद करते हैं या भोजन के सरलीकरण में मदद करते हैं। इसके भी 3 भाग होते हैं, देख लेते हैं। बड़ी आंत का जो मुख्य कार्य है वो खनिज, लवण व जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत का मुख्य जो कार्य है वो खनिज, लवण व जल का अवशोषण होता है और इसमें अपचित यानी कि अवशिष्ट भोजन को मलाशय में उत्सर्जित करने का कार्य करता है। अपशिष्ट भोजन को मलाशय में उत्सर्जित करने का कार्य करता है। अब इसके जो 3 भाग है वो देख लेते हैं। पहला है अंधनाल, दूसरा है वृद्धांत्र, तीसरा है मलाशय। ये अंधनाल है जो छोटी आंत के अंतिम भाग से जुड़ी होकर के शुरू होती है। इसके प्रथम भाग के तल की ओर, पीछे की ओर, भीतर की ओर एक 4-5 इंच का नलिकाकार अंग होता है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स कहते हैं अंधनाल। अब लेते हैं वृद्धांत्र। अंधनाल से जो अपाचित भोजन होता है वो वृद्धांत्र में भेज दिया जाता है और उसका पाचन फिर वृद्धांत्र में होता है, यानी कि अवशोषण है। इसको भी 3 भागों में बांट दिया गया, 4 में, सॉरी। ये देखेंगे यहाँ आरोही वृद्धांत्र, ये अनुप्रस्थ वृद्धांत्र और ये अवरोही वृद्धांत्र और ये सिग्माकार वृद्धांत्र। इसको 4 भागों में बांट दिया। अब इसका अंतिम भाग है मलाशय। वृद्धांत्र से अपाचित भोजन को मलाशय में भेज दिया जाता है और मलाशय गुदानाल से जुड़ा होता है और गुदानाल मल द्वार में खुलता है। मल द्वार आहार नाल का अंतिम भाग है जिसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन किया जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि पाचन तंत्र में काम आने वाले मुख्य अंगों के कार्य हमने देखे। अब हम देखते हैं पाचन ग्रंथियाँ। क्या होती है पाचन ग्रंथियाँ? आहार नाल में जो अंग होते हैं उनमें भी कई ग्रंथियाँ होती है। उनके अलावा ये 3 ग्रंथियाँ हो रहे हैं, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लार ग्रंथि। देखिए लार ग्रंथि कहाँ होती है, क्या होती है, पहले हम इसका डायग्राम बना करके देख लेते हैं। लार ग्रंथि हमारी 3 प्रकार की होती है। पहला है कर्णपूर्व ग्रंथि, दूसरा है अधोजंब ग्रंथि, तीसरा है अधो जिह्वा ग्रंथि। इनकी स्थिति हम देख लेते हैं। यहाँ
गाल में जो होती है ग्रंथि उसे कर्णपूर्व ग्रंथि कहते हैं। एक यहाँ जबड़े में नीचे की तरफ इसे अधोजंब ग्रंथि कहते हैं। तीसरी हमारी है जिह्वा के नीचे होती है, यहाँ उसे कहते हैं अधो जिह्वा ग्रंथि। तो आपने देखा कि जो लार ग्रंथि है मुख में पाई जाती है, और मुख में भी ये 3 प्रकार की होती है। कर्णपूर्व ग्रंथि जो गाल में स्थित होती है, और ये तरल सीरम का स्त्रावण करती है जिससे हमारा भोजन गीला हो जाता है, और ये गाल में पाई जाती है। दूसरी है अधोजंब ग्रंथि, ये मिश्रित ग्रंथि है, इसमें तरल सीरम और श्लेष्मा दोनों का स्त्रावण होता है। तीसरी है अधोजिह्वा ग्रंथि, ये जीभ के नीचे पाई जाती है, यानी कि जिह्वा के नीचे पाई जाती है और श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। तो इस प्रकार से हमने तीनों ग्रंथियां देखी। अब लार ग्रंथि का जो कार्य है वो देख लेते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि लार ग्रंथि मुख में लार उत्पन्न करती है। लार तरल सीरमी व श्लेष्मा का मिश्रण होता है। लार तरल सीरमी व श्लेष्मा का मिश्रण होती है। इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है देखेंगे। मुख में स्टार्च का पाचन, स्टार्च के पाचन की शुरुआत होती है और भोजन को चिकना, लसदार यानी कि गीला बनाती है, तथा इसमें जो श्लेष्मा होता है ये मुख में मुख, जिह्वा, तालु इन सब की सफाई का कार्य भी करता है, जिसे लुब्रिकेंट बोलते हैं। सफाई का कार्य करते हैं। लुब्रिकेंट का मतलब चिकना, चिकना बनाता है। अब देखते हैं हम यकृत। देखेंगे यकृत की स्थिति। ये यकृत है और ये आमाशय है, ये है यकृत हमारा। यकृत हमारे बॉडी में दाईं तरफ होता है, यानी कि ये दाईं तरफ वजनी होता है, दाईं तरफ ज़्यादा फैला होता है। यकृत 2 पालियों में विभाजित होता है, 2 पालियों में विभाजित हो जाता है। यकृत लगभग 1 लाख पालियों से, षटकोणीय पालियों से, षटकोणीय पालियों से निर्मित होता है, जिन्हें यकृत पालियां कहते हैं। यकृत में पित्ताशय का निर्माण होता है, पित्त रस का निर्माण होता है। यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है, जो पित्त वाहिनी द्वारा या यकृत वाहिनी तंत्र द्वारा पित्ताशय में चला जाता है। ये यहाँ पित्ताशय होता है, इसके अवतल भाग में यहाँ संग्रहित हो जाता है। कौन? पित्त रस। ये पित्त रस वसा का पाचन करता है वसीय अम्ल में।
वसा का सरलीकरण करता है वसीय अम्ल में। ये देखा आपने यकृत, यकृत हमारे बॉडी में दाईं तरफ स्थित होता है और ये हमारे शरीर की मुख्य और महत्वपूर्ण बड़ी ग्रंथि है, जिसमें पित्त रस का स्त्रावण होता है। ये दो पालियों में विभाजित होती है सामने से देखने पर, और सामने से देखने पर ये दो पालियों में विभाजित होती है। ये कई मतलब 1,00,000 षटकोणीय पालियों से निर्मित होती है, जिन्हें यकृत पालियाँ कहते हैं। इसमें पित्त रस का निर्माण होता है, जो यकृत तंत्र के द्वारा या पित्त वाहिनी के द्वारा पित्ताशय में चला जाता है, और पित्ताशय में जो पित्त रस होता है वो ग्रसनी में चला जाता है पित्त वाहिनी के द्वारा, और इसका जो कार्य है पित्त रस का, वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तित करता है। इसके बाद हम ले लेते हैं अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि देखिए, अग्नाशय जो ग्रंथि है ये अंतःस्त्रावी और बहिर्स्त्रावी एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है ये, यानी ये अंदर भी स्त्रावण करती है और बाहर भी। अंदर जो स्त्रावित करती है वो है अंतःस्त्रावण के तौर पे इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, ये दो हार्मोन का स्त्रावण होता है जो हमारे शरीर में रक्त में शर्करा का नियंत्रण करते हैं, शर्करा का नियंत्रण करती है। इसके अलावा इसमें बहिस्त्रावी अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस के रूप में होता है। इस प्रकार से इसमें जो एंजाइम होते हैं वो और देख लेते हैं हम। ये जो इसमें एंजाइम होते हैं वो आंत्र में किसका पाचन करते हैं? प्रोटीन का, वसा का व कार्बोहाइड्रेट का, इनका पाचन करते हैं। इनमें जो एंजाइम पाए जाते हैं अभी वो देख लेते हैं एंजाइम। और इसकी एक खास बात कि ये 6 से 8 इंच लंबी होती है और ये ग्रसनी, आमाशय और ग्रहणी के द्वारा घिरी हुई होती है। उल्टा सीधा यू आकार की होती है ये। अब इसमें से जो एंजाइम स्त्रावित होते हैं और उनका कार्य हम देख लेते हैं, वो किसका पाचन करते हैं। अग्नाशय ग्रंथि में एमाइलेज, एमाइलेज पाचन करता है स्टार्च को माल्टोज में, स्टार्च को माल्टोज में। दूसरा हम लेते हैं ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन को पेप्टाइड में, प्रोटीन को पेप्टाइड में। तीसरा हम लेते हैं काइमोट्रिप्सिन। ये भी प्रोटीन को पेप्टाइड में। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो करता है प्रोटीन को पेप्टाइड में। लेते हैं लाइपेज, ये करता है वसा को वसीय अम्ल में।
फिर लास्ट में है न्यूक्लियजेज। ये करता है डीएनए व आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में एक बार दोबारा देख लेते हैं। अग्नाशय ग्रंथि में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो देख लेते हैं, और इनका कार्यस्थल जो है वो है छोटी आंत। ये कहाँ पर कार्य करेंगे? छोटी आंत में। तो पहला देख लेते हैं एमाइलेज, जो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। ट्रिप्सिन है, प्रोटीन का पेप्टाइड में करता है। काइमोट्रिप्सिन का है काइमोट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में, और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है वो प्रोटीन को भी पेप्टाइड में। और ये लाइपेज, ये थोड़ा सा अलग है, ये वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तित करता है, ये सरलीकरण करता है। लास्ट है न्यूक्लियजेज, ये डीएनए व आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तित करता है। इसके बाद हमारे पास और भी कई एंजाइम है जो पाचन में मदद करते हैं। पहला हम लार ग्रंथि में ही देख लेते हैं। तो लार ग्रंथि में दो प्रकार के एंजाइम, टाइलिन और दूसरा हो गया एमाइलेज। ये दोनों एंजाइम ही स्टार्च का पाचन करते हैं, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करते हैं, स्टार्च को माल्टोज में। इसके अलावा और भी हमारे आमाशय में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन और दूसरा है रेनिन। कई बार सवाल में पूछ लिया जाता है आमाशय में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं और किसका पाचन करते हैं। तो पेप्सिन जो करता है वो प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है। दूसरा रेनिन, ये कैसीन को पैराकैसीन में, कैसीन को पैराकैसीन में परिवर्तित करता है। ये दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन है कैसीन। ये एंजाइम बच्चों में ज़्यादा स्रावित होता है क्योंकि बच्चे दूध का सेवन ज़्यादा करते हैं। फिर इसके बाद हम और लेते हैं एंजाइम, देखते हैं माल्टेज। ये माल्टेज करता है माल्टोज को ग्लूकोज में, माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। इसके बाद है सुक्रेज। सुक्रेज जो है सुक्रोज शर्करा का ग्लूकोज में पाचन करता है या ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तीसरा लैक्टेज। लैक्टेज जो है लैक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। इसी प्रकार से इसमें लाइपेज भी होता है, ये वसा को वसीय अम्ल में, वसा को वसीय अम्ल। ऐसे डाइफॉस्फेटेज, ये करता है न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजन शर्करा व राइबोज में। एक और होता है ठीक है, बस इतना ही बहुत है। ये एंजाइम आपने देखे, माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। सुक्रेज जो एंजाइम है सुक्रोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। लैक्टेज जो है लैक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। और लाइपेज जो है वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तित करता है। और फास्फेटेज है जो न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजन शर्करा में या राइबोज में, ये छोटी आंत में
ये सारे एंजाइम छोटी आंत में कार्य करते हैं। और हम एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं प्रोटीन का पाचन कौन से एंजाइम करते हैं। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन। आपने शॉर्ट में देखा कि जो प्रोटीन का पाचन करते हैं वो कौन से एंजाइम है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन। दूसरा वसा का पाचन करेंगे लाइपेज, ये एक ही है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन ये करते हैं आपके एमाइलेज, टाइलिन, ये दो है। तीसरा हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। तीसरा हमारा हो गया डीएनए व आरएनए या न्यूक्लियोटाइड। डीएनए आरएनए कर लेते हैं। ये करते हैं हमारे न्यूक्लियेजेस, न्यूक्लियो या फॉस्फेटेज। शॉर्ट में हमने देख लिया। ठीक है बच्चों।